कर सके। तो हमने भी, अब हमारे पास भी फाइवर का पूरा एक सर्च इंजन है, फाइवर का पूरा एक एल्गोरिथम है। तो हमने क्या करना होता है, हमने भी वहाँ पे चीज़ें इसी तरह से ढूंढनी होती हैं ताकि हमें भी कोई अपनी ही निश में रहते रहते कोई छोटी सी चीज़ मिल जाए तो हम उस पर काम करना शुरू कर दें। जी मोहम्मद उस्मान, क्वेश्चंस एंड के लिए रख लिया करें, लास्ट पे पूछ लिया करें बेशक। सर रिकॉर्डिंग ऑन कर दे सर। जी मैंने कर दिया रिकॉर्डिंग। ओके सर। ठीक है। अच्छा, तो इस तरह से हमारे पास चीज़ें थी, हमने ये देखा कि किस तरह हम स्मार्टली अगर वर्क करें तो हम अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। हमने थोड़ा सा लोगों की अर्निंग की कैलकुलेशन की कि किस तरह से जो लोग हैं इस टाइम मार्केट प्लेसेस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने वर्डप्रेस जो थी वो स्टार्ट करनी है। अब वर्डप्रेस के अंदर जाने से पहले, इवन के वेब डेवलपमेंट में जाने से पहले, हमें कुछ बातों का पता होना चाहिए जिनमें हमारी दो जो चीज़ें हैं वो बड़ी मेन है। ठीक है, दो चीज़ें बड़ी मेन है। एक चीज़ होती है डोमेन और एक होती है होस्टिंग। हमने हमेशा नाम सुना होगा कि डोमेन और होस्टिंग, डोमेन और होस्टिंग। तो आप में से कौन बताना चाहेगा कि डोमेन क्या होती है और होस्टिंग क्या होती है और इनमें से क्या डिफरेंस है? वन बाय वन जवाब देना है, एक एक करके बोलिएगा, मैं सबकी बात सुनूंगा। जी। सर डोमेन एक वेबसाइट का नेम होता है बैकवर्ड, जो यानी कि कुछ डोमेन फ्री होती हैं और कुछ के लिए लाइसेंस होता है, ऐसा ही है कुछ। जी आपकी बात मैंने सुन ली है मोहम्मद अरसलान, अभी बाकी सबको बताने दें फिर इसका आंसर करते हैं। जी। सर सर डोमेन एक घर के एड्रेस की तरह है। जैसे ठीक है। घर के एड्रेस की तरह है, अगर हम घर का एड्रेस पता है तो हम घर में जा सकते हैं। बैक एंड पे ये एक आईपी एड्रेस पे लोकेट करता है, लेकिन इसको हम हर बंदा उसका आईपी एड्रेस याद नहीं रख सकता, इसलिए हम अल्फ़ाबेटिकली उसको डोमेन नेम को आईपी एड्रेस से बाइंड करते हैं। ठीक। और होस्टिंग वो घर प्लाट है जहाँ पे वो घर बना हुआ है, अ, जहाँ पे वो सारा वो लोकेटेड है। जी बिल्कुल ठीक बताया मोहम्मद उस्मान आपने, बहुत अच्छा लगा आपसे सुन के, आपने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया। जी कोई और बताना चाहता है? जी। जी हसनैन। हसनैन, मैंने आप लोगों को कहा था कि सब लोग ना क्लास में पार्टिसिपेट किया करें। ये जो क्लास में पार्टिसिपेशन होती है ना, ये बिल्कुल एक माइनर सी चीज़ है, पर जब हम छोटी छोटी चीज़ों की वैल्यू करना शुरू करते हैं ना तो वो रिजल्ट में बड़ी चीज़ बनाती है। तो ये जो छोटी सी पार्टिसिपेशन है, छोटी सी पूरी क्लास के सामने बोलना है, ये आपके अंदर ओवरऑल बड़ी ग्रूमिंग कर रहा होता है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रहा होता है कि आप कल को अपना पॉइंट चार बंदों के सामने रख सकते हो। वरना आप इसी झिझक में रह जाते हैं, इसी डर में रह जाते हैं कि चार बंदे हैं, अगर हम कोई बात करेंगे तो क्या पता गलत हो जाए कुछ। तो अभी इसके बारे में जो भी आपको नॉलेज है आपने शेयर कर देनी है। कोई बात नहीं सही होती है गलत होती है, इसका कोई अमल दखल नहीं है सही गलत का। बात क्या होती है कि आप क्लास के सामने आके सिर्फ बोले, यानी कि बाकियों के सामने अपना पॉइंट रख सकें बस। जी। सर सर जी मैं बोलूँ? जी आमिर। सर जी बेसिकली डोमेन जो है वो आपको इस तरह कॉल करता है, जैसे डॉट कॉम है ना, तो डॉट कॉम जिस तरह किसी चीज़ की एक्सटेंशन होती है, तो इसी तरह जो डोमेन है वो एक वेबसाइट के लिए एक एक्सटेंशन होती है कि आप किस टाइप का जो डोमेन है या किस टाइप की एक्सटेंशन अपनी वेबसाइट के लिए ले रहे हैं। तो ठीक है। उसके लिए लोगों की चॉइस होती है, जैसे डॉट कॉम है तो डॉट कॉम एक बाकायदा डोमेन है, और होस्टिंग जो होती है वो आपकी वेब की जो एक बैकएंड स्टोरेज होती है ना, उसके लिए आपको हेल्प आउट करती है कि आप अपने वेब का जितना भी एड्रेस है, जितनी भी स्टोरेज है, वो होस्टिंग से कनेक्ट करवा के अपनी वेबसाइट का सारा डाटा उस पर स्टोर करवाते हैं। और जो उसके बाद डोमेन लग के जो आपका यूआरएल बनता है वो आपका एड्रेस होता है, वेब एड्रेस आपकी वेबसाइट की जो कंप्लीट एड्रेस है वो यूआरएल कहलाता है, जो यूनिवर्सल सोर्स लोकेटर होता है। तो ये चीज़ है, डिफरेंस है जी। होस्टिंग और डोमेन में। जी ठीक है आमिर। जी और कोई कुछ बताना चाहता हो इसके बारे में? डोमेन पार्टिकल प्लेस या ऑर्गेनाइजेशन ही है। और देखें, मैं आप लोगों को ना एक सिंपल सी मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर स्टार्टिंग से ये होता कि जब भी कोई पहला इंसान बना था उनकी नंबरिंग कर दी जाती,
कि जब से कोई पहला इंसान तख्लीक किया गया था, जब पहले इंसान इस दुनिया में, तो उनको क्या हो जाता, उसको कोई नंबर असाइन कर दिया जाता, 1 2 3 4। तो अब तक हमारे तक पहुंचते पहुंचते वो जो नंबर है वो कितना बढ़ जाता। अभी अगर हम लोगों के सबके अपने अपने कुछ नाम होते हैं, जैसे आमिर दानियाल है, बिलाल है, असमत है, मोहम्मद उस्मान है, अदीला है, इसी तरह से हमारे सबके क्या हैं, कुछ अपने अपने नाम हैं। ठीक है। तो ये होता है कि अगर तो हम इन्हें नंबरिंग देने लग जाते कि पहला इंसान आया उन्हें नंबर 1 दे दिया, 2 3 4, तो अब तक जाते जाते वो नंबर इतना बड़ा हो जाता कि मुझे आपका नाम याद रखना ही बड़ा मुश्किल हो जाता, मैं आप लोगों का नाम ही ना ले सकता। पर हम क्या करते हैं, हम हर किसी को कुछ ना कुछ नाम असाइन कर देते हैं कि आपका ये नाम है, आपका ये नाम है, आपका ये नाम है। उस नाम से हम क्या कर रहे होते हैं, आपको आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। ठीक है। तो डोमेन नेम वो चीज़ होती है जिससे हम किसी भी वेबसाइट को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, जो उसकी पहचान होती है, जो उसका एड्रेस होता है। जैसे अब मैं फेसबुक कहता हूँ तो आप सबके जहन में आ जाता है जी फेसबुक में तो वो है। कभी ऐसा हुआ है मैंने facebook.com लिखा और मैं गूगल पे चला जाऊं? ऐसा होता है कभी? जी। नो सर। जी ऐसा कभी भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि आपने उसकी जो चीज़ है वो एग्जैक्टली वही बता दी है जहाँ पे आप जाना चाहते हैं। अब आप यहाँ से पार्सल भेजते हैं लाहौर के लिए, आपने बाकायदा एड्रेस लिख दिया कि जी लाहौर में ये एफ ब्लॉक, ठीक है, हाउस नंबर 281, और आगे आपने उसका इलाका लिख दिया, जैसे वापडा टाउन है, जौहर टाउन, मॉडल टाउन, जो भी आपने लिख दिया, और आगे आपने कंप्लीट लिख दिया लाहौर। कभी ऐसा हुआ है कि वो लाहौर की जगह पिशावर चला जाए? नहीं नो होता सर। ऐसा। ठीक है। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे पास जो एड्रेस उसका आपने लिखा है वो बिल्कुल ठीक है। हाँ ऐसा ज़रूर हो सकता है कि आपकी वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती और आपने उसे भिजवा दी है। ठीक है। अगर ऐसा आप करेंगे तो उसे वो कोई भी लास्ट एड्रेस जो है वो फाइंड नहीं कर पाएगा। अच्छा। अब आप क्या करते हो, आप एक इन्वेलप लेते हो, आपने उसके ऊपर एड्रेस लिख दिया जी मॉडल टाउन पहुंचे लाहौर में, आपने यहाँ से भिजवा दिया। अब लाहौर में कोई मॉडल टाउन एग्जिस्ट ही नहीं करता, मिसाल के तौर पे बात करूं कि मॉडल टाउन कोई लाहौर में है ही नहीं, तो क्या आपका जो खत है या जो आपने पार्सल भेजा है, क्या वो एंडिंग पे रिसीव हो सकता है? नो सर। बिल्कुल भी रिसीव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो हमारे पास भी डोमेन नेम ऐसा नाम होता है जिस जो एड्रेस को शो कर रहा होता है कि इस जगह पे हमने जाना है, और जब हम उस जगह पे जाते हैं तो वो किसकी तरफ पॉइंट कर देता है, आपके सर्वर्स पे जो फाइल्स पड़ी हुई होती हैं। जैसे कि मोहम्मद उस्मान ने बड़ी अच्छी मिसाल दी कि अगर हम किसी को बता देते हैं ना अपने घर का एड्रेस, तो जो एड्रेस बताने से वो बंदा घर पे आ जाएगा, और जो फिजिकल चीज़ें वहाँ पे पड़ी हुई हैं, जो प्लॉट है, जो एरिया है, जो घर, वो होस्टिंग कहलाता है, और जो उसका पता है, जो एड्रेस है, वो डोमेन कहलाता है। ठीक है। अच्छा, एक और बात ये थी कि जैसे हमारे पास जो कंप्यूटर्स की लैंग्वेज होती है, हमें पता है कंप्यूटर आम जुबान नहीं समझ सकता। ठीक है। डिफरेंट कंप्यूटर में जो लैंग्वेजेस हैं, अब अगर जावास्क्रिप्ट या एचटीएमएल इतना ही करना आसान होता तो हम उर्दू में लिख देते, हम उर्दू में से बता देते कि यहाँ पे पी का टैग बना दो, यहाँ पे पैराग्राफ बना दो, हेडिंग बना दो, तो वो बनाता जाता। पर वो उस चीज़ को रीड ही नहीं कर पाता। क्यों रीड नहीं कर पाता? क्योंकि वो उर्दू को रिकॉग्नाइज नहीं करता। वो किसे रिकॉग्नाइज करता है? जो उसकी अपनी एक प्रॉपर चीज़ है, यानी कि जिस फॉर्मेट में उसने चीज़ें बताई हुई हैं, जिस फॉर्मेट में पहले चीज़ें लिखी हुई हैं, उसी चीज़ में वो चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर सकता है। ठीक है। तो हमारे पास भी इंटरनेट पे जो चीज़ें रिकॉग्नाइज होती हैं वो आईपी एड्रेसेस की बेस पे रिकॉग्नाइज होती हैं। आईपी एड्रेस क्या चीज़ होती है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। अच्छा, मैं इसका जो सोच रहा था ना, थोड़ी सी मैं स्लाइड्स बनाना चाह रहा था या इस तरह की कोई चीज़, पर कल से मैं थोड़ा सा काम में बहुत ज़्यादा बिजी था तो मैं वो चीज़ बना नहीं सका। आज थोड़ा सा हम थियोरेटिकल चीज़ों को लेके चलेंगे, और कल से मैं क्या करूँगा, आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दूंगा या शो करवा दूंगा, तो फिर हमने आप लोगों ने परेशान नहीं होना। ठीक है। अच्छा, इंटरनेट प्रोटोकॉल एक आ गया, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। अच्छा। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन सबको नज़र आ रही है मेरी? यस सर।
ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जैसे मैंने लिखा डोमेन वर्सेस होस्टिंग। ठीक है, अब मेरे पास ज़्यादा से लोगों के आर्टिकल्स आ जाते हैं। अब ये सुबह भी मैंने आर्टिकल ओपन किया था, मैं कर लेता हूँ। यहाँ पे वो क्या बता रहा है कि जो डोमेन नेम है इज एड्रेस ऑफ योर वेबसाइट दैट पीपल टाइप इन द ब्राउजर्स यूआरएल बार टू विजिट योर वेबसाइट। यानी कि वो पता जो यहाँ पे लोग लिखेंगे, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ ना www.facebook.com, तो मैं एंटर करता हूँ तो मैं फेसबुक पे चला जाता हूँ। ठीक है, मैं एंटर करूंगा तो मैं फेसबुक पे चला जाऊंगा, इधर ही मैं गूगल लिखूंगा तो गूगल पे चला जाऊंगा। ठीक है, अब ये तो सर जी, जी ये यूआरएल क्या होता है? अच्छा जी, यूआरएल ये होता है जी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसे हम कह रहे होते हैं। मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में जी। ठीक है, जी। अच्छा, अब हर चीज़ यूआरएल वही है जो किसी चीज़ को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म जी। रोज रिसोर्स और लोकेटर, यानी कि रिसोर्स को लोकेट करने के लिए, रिसोर्स की तरफ पॉइंट करने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल हो रही है वो यूआरएल है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे जो डोमेन नेम वो होता है जो इजी टू रिमेंबर हो। अब एक्चुअल में क्या चीज़ें होती हैं कि दिस आईपी एड्रेस इज कम्बिनेशन ऑफ नंबर सेपरेटेड विद डॉट्स, कि हमारा जो ब्राउज़र जो इंटरनेट जिस चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर रहा होता है वो इस तरीके से कर रहा होता है। जैसे हम पीटीसीएल की करते हैं तो हम क्या लिख देते हैं 192.168.0.1 लिख देते हैं ना, ये इस तरह से। तो फिर भी हमारे पास वो पेज ओपन हो जाता है। कैसे ओपन हो जाता है? क्योंकि वो चीज़ उसकी आईपी होती है। तो डोमेन नेम के पीछे भी एक आईपी बाइंड हुई भी होती है, यानी कि सामने एक आसान चीज़ होती है और उसके बैकएंड पे क्या लिखा होता है, नंबर। जैसे अगर मैं जितने भी कायनात में इस टाइम लोग आए हैं सबकी नंबरिंग देना शुरू करूँ तो आपको भी कोई नंबर असाइन हो जाएगा, पर आपका नंबर तो असाइन हो जाएगा, पर फिर भी आपका जो नाम है वो आपका सामने का लेबल है जो हर किसी को नज़र आना है। ठीक है, तो डोमेन नेम की मदद से हम किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज करते हैं, और डोमेन नेम सिस्टम इसीलिए इंट्रोड्यूस करवाया गया ताकि हर कोई इसे आसानी से याद रख सके। अब ये नंबर किसी के लिए याद रखना आसान है या facebook.com याद रखना आसान है? फेसबुक। जी, फेसबुक याद रखना आसान है। ये नंबर कौन याद रखे? और हमने सिर्फ फेसबुक को याद नहीं रखना, हमने गूगल को भी याद रखना है, हमने एचईसी को भी याद रखना है, हमने अपने कॉलेज की वेबसाइट को भी याद रखना है, हमने एकेडमी की वेबसाइट को भी याद रखना है, अपनी वेबसाइट को भी याद रखना है। तो अगर तो आपके पास 100 का नोट है तो आप उसका नंबर याद रख सकते हो, पर अगर आपके पास 50 100 के नोट हैं तो आप उनके नंबर्स याद नहीं रख सकते। तो इसीलिए हम सब के नंबर्स नहीं याद रख सकते, हम सब के आईपी एड्रेसेस नहीं याद रख सकते। तो हम क्या करते हैं, हम उसका नाम याद रख लेते हैं, जो कि हमारे पास एक पूरा सिस्टम चल रहा है चीज़ें। ठीक है, तो नाम लिखने से क्या होता है, हमारे लिए चीज़ याद रखना आसान हो जाती है, वो इस चीज़ को आईपी में कन्वर्ट करके और हमारी रिक्वेस्ट वहाँ पे पहुँच जाती है। अब हमारी रिक्वेस्ट जहाँ पे जाती है वो होता है सर्वर। ठीक है, उसे हम कह रहे होते हैं कि होस्टिंग पे वो चीज़ पड़ी हुई है। ठीक है, होस्टिंग पे वो चीज़ पड़ी हुई है। अभी मैं इधर ही थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ। वेब होस्टिंग इज द प्लेस वेयर ऑल द फाइल्स ऑफ योर वेबसाइट लिव, जहाँ पे आपकी वेबसाइट की सारी जो फाइल्स है ना वो रह रही होती हैं। रहने का मतलब यही है कि वहाँ पे हमने प्लेस की हुई होती हैं। जैसे अब हम लोकली काम कर रहे हैं, हम कहाँ पे काम कर रहे हैं, हम जैम्प पे काम कर रहे हैं। तो जैम्प पे अगर मैं फाइल देखना चाहता हूँ तो मुझे पता है कि फाइल मेरे पास लोकल पड़ी हुई है। लोकल और ग्लोबल में तो डिफरेंस पता है ना सबको? जी, यस लोकल सर। और ग्लोबल क्या फ़र्क होता है? जी सर। उसमें यस सर। कल वो होता है जो सिर्फ आपके सिस्टम में अवेलेबल डेटा है, और ग्लोबल ये होता है कि वो पब्लिकली अवेलेबल है। जैसे विकीपीडिया पे इंफॉर्मेशन है वो ग्लोबली अवेलेबल है पब्लिकली। जी बिल्कुल। लोकल ऐसे ही है जैसे अगर हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान के अंदर कोई चीज़ हो रही है तो हम कहते हैं लोकल ही हो रही है, लोकल मार्केट है। पर अगर हम यूएसए की मार्केट की बात करें तो वो ग्लोबल मार्केट आ जाती है, कि वो चीज़ जो आपके अंदर आपके पास पास रह रही है वो लोकल कह रहे हैं, और वो चीज़ जो कि शेयर्ड है दुनिया से यूज़ कर सकती है वो क्या हो जाएगी, ग्लोबल। ठीक है, अच्छा, अब हमारी अगर मैं बात करूं कि ग्लोबल करेंसी कौन सी है तो कौन सी आप कहेंगे? सर डॉलर्स।
डॉलर। हमारी ग्लोबल करेंसी कौन सी है? डॉलर, क्योंकि ग्लोबली जो डीलिंग होती है ना, उनका यूनिट डॉलर डिफाइन हुआ है। और इसी चीज़ पे क्या है, इसी चीज़ पे तो सारे मसाइल हैं हमारे। ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, ये टेक इवनिंग की एक फ़ाइल बनाई हुई है, टेक मॉर्निंग की फ़ाइल बनाई हुई है। मैं इसे ओपन करता हूँ, मैं बैक जाता हूँ, मैं ओपन करता हूँ। देखिए मेरे पास एक इंडेक्स की फ़ाइल है, एक मेरे पास स्क्रिप्ट है, एक मेरे पास स्टाइल है। ठीक है, उसके अलावा कुछ वीडियोस पड़ी हुई हैं, कुछ इमेजेस पड़ी हुई हैं, सारा कुछ। अब यहाँ पे ये फाइल्स भी तो कहीं पे रखनी है। तो ये वाली फाइल जहाँ पे हम सारी स्टोर करेंगे अपनी वेबसाइट की, वो कहाँ पे स्टोर करवाते हैं? हम होस्टिंग पे रखवा देते हैं। डोमेन वो रास्ता है, और होस्टिंग क्या है? वो जगह जहाँ पे हमने वो फाइल्स रखवा देंगे। अच्छा, अब वो फाइल बेशक वर्डप्रेस की हैं, वो फाइल बेशक कस्टम है, वो फाइल आपने बेशक कोड में लिखी हुई है, वो जो भी फाइल है, अगर तो आपने वो होस्टिंग पे रखवा दिया ना, तो आपकी वेबसाइट उस तरफ पॉइंट करने लग जाएगी। यानी कि मैं आपको मिसाल देता हूँ कि किसी का घर है, वो आलीशान बना हुआ है, और किसी की एक छोटी सी झोंपड़ी है। तो आपने जिसका जो एड्रेस लिख दिया, उसने उस एड्रेस की तरफ पॉइंट करते रहना है, चाहे सामने झोंपड़ी है, चाहे महल है, चाहे घर है, चाहे मकान है। तो यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता कौन सी फाइल पड़ी हुई है, किस तरह की फाइल पड़ी हुई है। ठीक है, जो भी फाइल है वो हमारे पास, यहाँ पे हमने होस्टिंग पे स्टे करवा देना है, और उससे बाइंड क्या कर देना है, उसे डोमेन को कहना है कि तुमने इस जगह की तरफ पॉइंट करना है। तो जब भी कोई बंदा वो चीज़ लिखेगा, जैसे FBR की है, fbr.gov.pk, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इन्होंने यहाँ पे पॉइंट करवाया हुआ है। जब भी मैं ये लिखता हूँ, मेरे पास ये वाली फाइल्स ओपन हो जाती हैं। ठीक है, तो इसी तरह हमारा भी जो डोमेन नेम होगा, हम वो रखवाएंगे, तो उससे भी हमारी वो चीज़ जहाँ फाइल्स पड़ी हुई हैं, वो चीज़ ओपन होके हमारे सामने आ जाएंगी। ठीक है जी सर। ओके। जी, सब स्टूडेंट्स को इस बात की समझ में आ गई है कि डोमेन में और होस्टिंग में क्या फ़र्क होता है? यस सर। यस सर। यस सर। जी, सब लोग आंसर किया करें, इसलिए मैं कहता हूँ कि मुझे सब लोग बताया करें, ताकि मुझे पता लगे। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर ये होस्टिंग तो हम खुद बनाएंगे, यानी कि फाइल्स वगैरह हम खुद बनाएंगे, और ये डोमेन भी क्या हम खुद बनाएंगे? इसका नेम तो चलो हम खुद रखते हैं, और जी, उस नेम को क्या वो लाइसेंस से कोई करना पड़ता है क्या? देखिए मेरी बात सुने, हम खरीदना पड़ता है क्या ऐसे कोई? देखिए हम ये चीज़ भी खुद नहीं बनाएंगे। ठीक है, हम जी। मोहम्मद अरसलान बात कर रहे हैं ना आप? यस। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि हम ये चीज़ खुद नहीं बनाएंगे। डोमेन भी हम खुद नहीं बनाएंगे, और होस्टिंग भी हम खुद नहीं बनाते। जैसे अब आपने घर बनाना चाहते हैं, ठीक है, आप घर बनाना यस चाहते हैं, सर। प्लॉट आपको खरीदना पड़ता है। ठीक है, तो यस हमें सर। होस्टिंग वगैरह जो होती है वो परचेज करनी पड़ती है। कुछ हमारे पास ऐसे लोग हैं जो फ्री में चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं कि पेड चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे यस। पास ये चीज़ें इस तरह से होती है कि हमने प्लॉट खरीद लिया, अब प्लॉट के ऊपर घर बनाना आपकी अपनी मर्जी है। यानी कि प्लॉट आपने जगह खरीद ली, वेबसाइट कैसी सी बनानी है वो आपकी मर्जी है। चाहे आप महल खड़ा कर लें, चाहे आप छोटी सी झोपड़ी बना लें, चाहे जो ऐसी मर्जी चीज़ बना लें, वो आपकी अपनी मर्जी है। और उस घर का या उस प्लॉट का या उस जगह का जो एड्रेस होता है, ठीक है, जगह का या उस चीज़ का जो एड्रेस होता है, वो क्या कहला रहा होता है? वो डोमेन कहला रहा होता ओके। है। ठीक है जी। गुलशेर, आई हैव अ प्रॉब्लम। जी गुलशेर, क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर मेरा जी, कनेक्शन कभी आ जाता है, कभी चला जाता है, कभी आपकी वॉइस नहीं आती, कभी वीडियो भी चली जाती है। और एक बार तो ये मैं एग्जिट हो गया था इसमें से ना, खुद खुद का चलते चलते एग्जिट हो गया था। आप गुलशेर, मैं इसीलिए कहता हूँ कि अपना जो इंटरनेट कनेक्शन है ना, वो पहले आप लोग बिल्कुल ठीक तरह से ना उसे रेक्टिफाई किया करें कि क्या वो ठीक तरह से चल रहा है या नहीं। ठीक है, तो सर आप सर नेट ठीक चल रहा है, चलते चलते ही वो ना एक बार एग्जिट हो गई थी ना ये एप्लीकेशन। अब दोबारा मैं कर रहा था लेकिन ज्वाइन नहीं हो रहा था, अभी ज्वाइन हुआ है दोबारा। अच्छा अच्छा, जी इसका ख्याल रखा करें, फिर इंशाल्लाह ना नहीं होगा मसला। ठीक है सर जी। सर काइंडली माइक तो ऑफ करवा दें, बहुत
जी, बाकी लोग जो हैं वो अपने माइक जो है वो ऑफ कर दिया करें। बाकी स्टूडेंट्स को उससे मसला होता है, काफ़ी डिस्टॉर्शन वगैरह होने लग जाती है। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हमें बात एक समझ में आ चुकी है कि डोमेन क्या होती है, होस्टिंग क्या होती है और किस तरह से चीज़ें चल रही होती हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमें एक होस्टिंग की ज़रूरत है और हमें एक डोमेन की ज़रूरत है। ये दोनों जो चीज़ें हैं इसकी हमें नीड होती ही होती है। ठीक है। अभी हम चूंकि अपना सीख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम अपने ही अंदर माहौल में काम करेंगे और उसे बाद में हम लाइव कर सकते हैं। ठीक है। अब आप लोगों में से जो लोग भी होस्टिंग परचेज करना चाहता है वो परचेज बिल्कुल कर सकता है। डोमेन जो भी परचेज करना चाहता है वो अपनी परचेज कर सकता है। ठीक है। अभी लास्ट में मैं आपको इस रिगार्डिंग थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा। हमारे क्लास के एक स्टूडेंट भी वो थोड़ा सा काम करते हैं, तो अगर किसी को चीप रेट्स में चाहिए हो तो मैं उनसे आपकी ना बात करवा देता हूँ। अच्छा, अब जिन स्टूडेंट्स को तो जो परचेज करना चाहते हैं तो वो तो परचेज कर सकते हैं, पर अभी आप कहते हैं कि सर हमारी प्रैक्टिस नहीं है, हम परचेज नहीं करना चाहते, तो हम सबके लिए जो तरीका सीखेंगे हम उसे अपने लोकल सर्वर पे इंस्टॉल कर लेंगे। जैम्प हमारा क्या था, हमने कहा था जैम्प एक कंप्लीट पैकेज है। जैम्प सर्वर भी है, जैम्प चीज़ें भी इंस्टॉल करवा रहा है, जैम्प सीएमएस भी इंस्टॉल करवा रहा है। जैम्प हमारा क्या है, हमारा लोकल सर्वर। तो हमने जो चीज़ें इंस्टॉल करनी हैं वो आपको यहाँ पे भी करना सिखा दूंगा कि यहाँ पे हम किस तरह से चीज़ों को इंस्टॉल करके अपने पास रख सकते हैं। ठीक है। और आप पूरी वर्डप्रेस जो है वो यहीं पे अपने लोकल सिस्टम में मैनेज कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास एक डोमेन और एक होस्टिंग नहीं मौजूद और फिर भी आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हम जैम्प के मदद से ही ये चीज़ों को कर रहे होंगे और जैम्प पे ही हम चीज़ों को इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है। पर जिसके पास अगर कोई विलिंग है कि होस्टिंग या डोमेन परचेज करना चाहता है तो उसके बारे में मैं लास्ट में आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो दे देता हूँ। ठीक है। अच्छा, तो हमने ये सारा देखना है कि जैसे अब ये मेरा लोकल सर्वर है, यहीं पे मेरे पास वर्डप्रेस की जो फाइल्स हैं वो सेव हो जाएंगी और यहीं पे मैं अपने लोकल माहौल में उन चीज़ों को सीख लूँगा। इसी तरह से है जैसे आप एक कारोबार शुरू करने लगते हैं ना, तो आप डायरेक्ट ही जाके दुकान खोल के चीज़ बेचने नहीं लग जाए पहली पहली दफ़ा ही। आप क्या करते हो, अगर आप बिरयानी का बिजनेस ओपन कर रहे हो तो आप पहले घर में बिरयानी बनाते हो, घर में उसे टेस्ट करते हो, देखते हो। अगर आप 2 से 3 दफ़ा घर में बिरयानी सक्सेसफुली बना लेते हो तो फिर आप कहते हो जी अब मैं इस काबिल हूँ कि इस चीज़ को मैं दुनिया के सामने ले जाऊँ। तो तो जब आपको लगे कि आप इतने काबिल हो गए हैं कि दुनिया के सामने ले जाएं, तो तब हमने उसे क्या कर देना है, ग्लोबल कर देना है। जो यहाँ पे फाइल्स पड़ी होंगी हमारे कंप्यूटर के अंदर वो दुनिया उसे एक्सेस नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो हमारी लोकल फाइल्स हैं। दुनिया, अब देखें एफबीआर मैंने कैसे एक्सेस कर लिया, ये देखें, ये मैंने वेबसाइट कैसे एक्सेस कर ली, कैसे कर ली, क्योंकि ये दुनिया के सामने पब्लिक है। ठीक है। आपके घर में जो है वो कोई बंदा एंटर नहीं कर सकता, पर एक पब्लिक पार्क में या पब्लिक बस में या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कोई भी बंदा एंटर कर सकता है। इसकी मिसाल इसी तरह से है। ठीक है। तो हम इसकी जो सारी है ना चीज़ें देखेंगे कि अगर होस्टिंग पे हमने इंस्टॉल करनी है कैसे कर सकते हैं, अगर अपने पास करनी है कैसे कर सकते हैं, अपने पास बना के अपलोड करनी है तो वो भी हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक डोमेन और होस्टिंग की तो बात आप लोगों को समझ में आ गई कि डोमेन क्या होती है और होस्टिंग क्या होती है। अब मैं एक और बात करता हूँ, हमारे पास वर्डप्रेस में भी दो चीज़ें हैं, वर्डप्रेस डॉट कॉम वर्सेज वर्डप्रेस डॉट ओ आर जी। क्या कोई इसमें मुझे डिफरेंस बताएगा कि वर्डप्रेस डॉट कॉम वर्सेज वर्डप्रेस डॉट ओ आर जी में क्या फ़र्क है? जी। सर जी, वर्डप्रेस बेसिकली ब्लॉग साइट है जो ओपन है, मतलब जो हर कोई फ्री यूज़ कर सकता है अपने हिसाब से, जिस तरह गूगल का एक blogspot.com है वो। तो जो wordpress.com है ये, इसकी जो डोमेन है वो परचेज करना पड़ती है आपको। इसमें जो फीचर्स हैं वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। उसमें जो कुछ फीचर्स हैं wordpress.org में, उसमें कुछ लिमिटाइज हैं। अच्छा, ओ वो आर जी चीज़ में लिमिटाइज है और डॉट कॉम में ओपन है। जी जी सर। अच्छा, ठीक है जी। सर मैं जी कोई बताऊं। और? जी अदनान बताएं। सर जो वर्डप्रेस डॉट कॉम है उसमें सर हर चीज़ होती है लाइव और वो परचेज भी करना पड़ती है। लेकिन जो ORG है, जैसे आपने जैम लोकली तौर पर आपने इंस्टॉल कर रखा है सारी फाइल्स सी फोल्डर में जाकर उसका एच डॉट डॉक्स में, वो लोकली है, यानी हम लोग उसे पर्सनली भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें ये इतना ही मुझे पता है।
कि वो लाइव है .com वाला, ORG जो आप ही यूज कर रहे हैं वो ये है। ठीक है सर जी जी सर wordpress.org ये उसका एक ऑर्गेनाइजेशन की है, इस पे सारी डॉक्यूमेंटेशन वर्डप्रेस की सारी डॉक्यूमेंटेशन पड़ी है। आप वहाँ से वर्डप्रेस से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने लोकल चलानी है उसके लिए भी, अगर आपने अपने होस्टिंग पे करनी है वहाँ से भी डाउनलोड करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और wordpress.com पे वो आपको एक या तो सब डोमेन बना के देगा, या तो आपने अगर डोमेन परचेज करनी है तो वहाँ से परचेज कर सकते हैं लाइव करने के लिए। ठीक है जी। हमना खालिद आप कुछ कहना चाह रही थी? सर जो wordpress.com है ना वो जी फ्री होता है, ऑलमोस्ट और फ्री होता है, और उसमें होस्टिंग जो है ना वो वर्डप्रेस की तरफ से ही हमें गिवन होती है। और ये इसमें ये है कि कुछ हम लिमिटेड वर्क कर सकते हैं, और लाइक हम इस पर मोनेटाइजेशन नहीं कर सकते, और प्लगइन्स भी कुछ जो प्रोवाइड किए गए बस वही यूज़ कर सकते हैं, कोई हम लोग एक्स्ट्रा नहीं ऐड कर सकते। जबकि ऑर्गेनाइजेशन जो उसके wordpress.org उसमें ये होता है कि हम लोग अपनी मर्ज़ी से जो चीज़ आप करना चाहते हैं, जो भी प्लगइन्स थीम्स वगैरह करना चाहते हैं वो हम लोग इजीली यूज़ कर सकते हैं। जी ठीक है जी। अदनान अली क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ उस पे जो .com है वर्डप्रेस, सर उसमें लिमिटेशन तो है लेकिन मेमोरी उसकी बहुत ज़्यादा वो कम देता है अगर वो होस्टिंग खरीदी हुई ना हो तो। जी अच्छा, मैं आप लोगों को इसका थोड़ा सा डिफरेंस एक्सप्लेन कर देता हूँ सब लोगों को। देखिए .com और .org में क्या फ़र्क है मैं आपको बताता हूँ। पहला फ़र्क ये है कि जो .com है वो होस्टेड है, और जो .org है वो सेल्फ होस्टेड है। अब होस्टेड और सेल्फ होस्टेड में क्या फ़र्क है कि अगर मेरे पास wordpress.com की मदद से मैं काम करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ ओपन कर देता हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या करेगा, जैसे अगर मैं कह देता हूँ कि WP मतलब वर्डप्रेस, ठीक है, .com WP.com पे अगर मैं काम करना चाह रहा हूँ तो ये पहले से ही किसी होस्टिंग पे रखी हुई है, यानी कि ये ऑलरेडी लाइव है। मैं क्या करूँगा, मैं इसके अंदर ही जाके लिमिटेड सी चेंजेस कर सकता हूँ, लिमिटेड सी चीज़ें बना सकता हूँ। जैसे कि सब ने कुछ कुछ पॉइंट्स ऐड किए कि हम मोनेटाइज नहीं कर सकते, हम चीज़ों को पब्लिक नहीं कर सकते, हम बड़ा रिस्ट्रिक्टेड माहौल में रहते हैं। तो ये क्या करेगा, WP.com मुझे एक माहौल दे देगा, मुझे एक होस्टिंग का हिस्सा दे देगा, और मुझे कहेगा कि चलो यहाँ पे तुमने जो ब्लॉग बनाना है, बेसिक सी चीज़ जो क्रिएट करनी है तुम क्रिएट कर लो, ठीक है। तो तुम यहाँ पे चीज़ें बना लो, पर तुम्हारी जो बाउंड्री है ना वो यहाँ के अंदर अंदर ही है। तुम्हें जो मैंने चीज़ें देनी है तुम उसी को ही इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि अदनान अली ने बताया, ये हमें 3 GB फ्री में देता है। 3 GB से ज़्यादा हमारे पास बड़ी चीज़ चली गई तो वो क्या करेगा, कहेगा कि होस्टिंग के पैसे दो। अब होस्टिंग अगर तुमने लिमिट बढ़वानी है तो परचेज करो। जैसे गूगल ड्राइव है, गूगल ड्राइव हमें 15 GB फ्री दे देता है, और क्या कहता है कि 15 GB से ज़्यादा अगर डाटा रखवाना है, अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का डाटा वहाँ पे स्टोर करना चाहते हो तो हमें पे कर दो, हम तुम्हें और डाटा दे देते हैं, हमें तुम्हें और स्पेस दे देते हैं रखवाने की। तो wordpress.com जो है वो लिमिटेड हिस्सा है। जैसे हमारे पास उसमें हमारे पास फाइल की जो एक्सेस होती है वो इतनी नहीं होती। अगर हम उसमें मैनिपुलेशन करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो हम उन चीज़ों को छेड़ नहीं कर सकते। जैसे कि हमना खालिद ने भी बताया कि रिस्ट्रिक्टेड प्लगइन्स चीज़ें हैं, तो इसकी जो हमारे पास चीज़ होता है ना ये रिस्ट्रिक्टेड होती है। पहला पॉइंट तो ये हमें समझ में आ गया। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बात कर लेता हूँ WP, ठीक है, .org, जैसे कि इन्होंने पॉइंट एक ऐड किया कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन हर चीज़ नेट पे मौजूद है। अब इन्होंने जो हमें चीज़ दी ना, हमें इन्होंने एक फ़ाइल दे दी वर्डप्रेस की। इन्होंने कहा ये फ़ाइल पकड़ो, ये फ़ाइल पकड़ो, ये फ़ाइल पकड़ो, ठीक है। जैसे मैं इधर कुछ थोड़ी सी फाइल ऐसे रिप्रेजेंटेशन कर लेता हूँ, ठीक है। इन्होंने हमें फ़ाइल दे दी, इन्होंने कहा इसे जहाँ पे भी प्लेस करना है अपनी मर्ज़ी से प्लेस कर लो। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को अपने घर में प्लेस कर लिया, ठीक है। अपने घर में मैं ले आया और इसके अंदर मैंने क्या किया, इसमें तब्दीलियाँ लाने लग गया। अब इसमें तब्दीली ला के मैं इसे सर्कल भी बना सकता हूँ, यानी कि इसके अंदर मैं कोई तब्दीली लाया, मैंने इसकी शेप ही बदल दी, कुछ फाइल का जो पर्पज़ था वही मैंने चेंज कर दिया। तो मैं ये चीज़ कर सकता हूँ।
पर wordpress.com में मुझे उन्होंने जो बॉक्स दिया था मैं उसके अंदर रहते रहते तब्दीली कर सकता था, मैं उसको उससे ज़्यादा मैनिपुलेट करने के काबिल नहीं था। पर wordpress.org ने क्या कर दिया, उन्होंने हमें फाइल दे दी, उन्होंने कहा ये फाइल्स अब आपकी हैं, इसके साथ जो करना है जैसा सलूक करना है आप कर सकते हैं। आप इस पे ब्लॉग बनाएं, आप इस पे ई कॉमर्स स्टोर बनाएं, आप इस पे पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाएं, जो भी काम करना है आप कर सकते हैं। काम तो हम इस पे भी कर सकते थे पर हमारी फाइल्स की एक्सेस हमें नहीं होती। हमें क्या मिल जाता है, एक रिस्ट्रिक्टेड माहौल मिलता है। पर wordpress.org के अंदर क्या होता है कि हमें कोई रिस्ट्रिक्टेड माहौल नहीं मिल रहा होता, हमें ओपन माहौल होता है कि हम जो चीज़ भी क्रिएट करना चाहें अपनी मर्जी से क्रिएट करवा सकते हैं। ठीक है, हम उसके अंदर चीज़ों को जैसे हम अब पाकिस्तानी हैं, हम पायरेटेड चीज़ों यूज़ करने के आदी होते हैं। अब आज तक मुझे नहीं लगता क्लास में किसी बंदे ने किसी सॉफ्टवेयर को पैसे दे के ख़रीदा होगा। क्या कोई ऐसा बंदा है जिसने सॉफ्टवेयर को पैसे दे के ख़रीदा हो? नो सर। फोटोशॉप यूज़ करते हैं, कि आज तक किसी ने फोटोशॉप को पैसे दिए हैं कि अडोबी कंपनी ने हमें सॉफ्टवेयर दिया हुआ है उसे पैसे दे देते हैं? सर सबसे बड़ी एग्जांपल है विंडो की। विंडो की सबसे बड़ी एग्जांपल है, बिल्कुल है कि विंडो हमने कभी पैसे दे के इस्तेमाल नहीं की, तो हम ये चीज़ कैसे पैसे दे के खरीद कर सकते हैं? अब हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं प्रीमियम। प्रीमियम चीज़ वो होती है जो कि क्वालिटी वाइज बेहतर होती है, जिसमें अच्छी फंक्शनैलिटी होती है, जिसमें सपोर्ट अच्छी होती है, जो रिप्रेजेंटेशन में अच्छी होती है। जैसे अब आप एक सिंपल सी शर्ट ले लेते हैं बैड क्वालिटी की, तो आप कहते हैं कि यार ये ओके क्वालिटी की शर्ट है। पर अगर आप वही शर्ट लेते हो एक अच्छी कंपनी से, एक अच्छे ब्रांड से, तो आप कहते हो कि यार प्रीमियम क्वालिटी की शर्ट है। तो हमारे पास ऐसी थीम्स वगैरह होती हैं, हम आगे जाके देखेंगे कि थीम क्या चीज़ होती है, प्लगइन क्या चीज़ होता है। तो ये हमारे पास कुछ वर्डप्रेस के रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इन चीज़ों को फ्री में भी ले सकते हैं, फ्री में भी चीज़ें मौजूद हैं। उसके अलावा हमारे पास क्या होती हैं, प्रीमियम चीज़ें भी मौजूद होती हैं। अब पर हम हैं पाकिस्तानी, हम तो प्रीमियम चीज़ ख़रीदने के तो आदी ही नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे आपको थीम फॉरेस्ट ओपन करके दिखाऊँ ना, तो आपको पता लगे वर्डप्रेस की चीज़ें कितने कितने उसकी मिल रही होती हैं। ठीक है, अब ये $60 की है। अब मुझे यकीन है कि जिसने, अब देखिए मैं अवाडा का जिक्र किया था, वो अवाडा ये चीज़ है। अभी मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा, अभी नहीं आपने समझना कि अवाडा क्या होता है। अब इस तरह मैं आपको रेट दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए अब ये $60 का है, ये $39 की है, ये भी 39 की हुई ऑफ पे चल रही है। तो हमारे पास ये चीज़ें हैं, आज तक किसी पाकिस्तानी ने पैसे दे के ये चीज़ें नहीं ली। पर मुझे यकीन है कि हर किसी ने फ्लैट सम भी यूज़ की होगी, बी थीम भी यूज़ की होगी, अवाडा भी यूज़ की होगी। सरकार भी रही है जी कर भी रहे हैं, पर मैं नहीं मानता कि किसी ने पैसे दे के ये चीज़ खरीदी होगी। हाँ, अंग्रेज होते हैं, जो यूएसए के लोग होते हैं, जो दूसरी कंट्रीज के लोग हैं, उनमें ये हैबिट ज़रूर पाई जाती है, वो चीज़ों के लाइसेंस परचेज कर लेते हैं। पर हम पाकिस्तानी थोड़ा सा चले जाते हैं जुगाड़ वाली साइड। ठीक है, वो तो डेवलपर लाइसेंस खरीदते हैं। जी अच्छा, अब मैं आपको क्या बताता हूँ कि हमारे पास wordpress.org के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। आप पायरेटेड चीज़ उठा के लगा दो, आप जहाँ से चीज़ मिलता है रिसोर्स बना के लगा दो, जो मर्जी कर लो, आपके पास कोई लिमिटेशन नहीं है। पर wordpress.com के अंदर लिमिटेशंस आ जाती हैं। ठीक है, अच्छा वर्डप्रेस का जब नाम आता है, वर्डप्रेस को ब्लॉग के साथ क्यों एसोसिएट कर दिया जाता है? क्योंकि सर ये मेनली बना ही ब्लॉग के लिए था पहले। जी एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक बताया कि वर्डप्रेस जब तख्लीक हुआ था, वर्डप्रेस जब बनाया गया था, तो ये ब्लॉगिंग के लिए बनाया गया था सिर्फ। ठीक है, वो सिर्फ एक ही मकसद के लिए बनाया गया था, किसके लिए? ब्लॉगिंग के लिए। जैसे इसकी आसान एग्जांपल आपको देता हूँ कि अगर आप शुरू में एक चीज़ स्टार्ट करते हो ना, जैसे शाहिद अफरीदी, ठीक है, वो अपनी बॉलिंग की बेस पे आया था, वो बना किसके लिए था? बॉलिंग के लिए। पर वहाँ पे आके वो बाकी चीज़ें भी करने लग गए। एक क्रिकेटर की एग्जांपल दे रहा हूँ। तो हमारे पास जो वर्डप्रेस है वो मेनली बना था ब्लॉग के लिए, कि जिसने इन्फॉर्मेशन दूसरों के साथ शेयर करनी है ना। जी मोहम्मद उस्मान, आपका माइक जो है ना वो बार बार अनम्यूट हो जाता है। अच्छा, तो मेनली किसके लिए बना था? ब्लॉग बनाने के लिए। अब आप में से बहुत लोगों को ब्लॉग का नहीं पता होगा, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि व्हाट इज़ ब्लॉग। ठीक है, ब्लॉग क्या चीज़ होती है?
डेफिनेशन ऑफ ब्लॉग क्या है? ब्लॉग, वेब ब्लॉग, इसे क्या कह रहे होते हैं? वेब ब्लॉग कह रहे होते हैं, ठीक है। इज एन ऑनलाइन जर्नल और इंफॉर्मेशन वेबसाइट डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन इन द सेवरल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। अब ब्लॉग क्या होता है? अगर मैं आसान अल्फाज में आपको बात समझाऊं तो आपने अपनी इंफॉर्मेशन दोनों तक दूसरे लोगों तक पहुंचानी है। आपको किसी चीज़ का शौक है, आपको किसी काम करने की आदत है, आपकी कोई पसंदीदा चीज़ है, आप चाहते हो कि सारी दुनिया उसे देख सके, सारी दुनिया उसे पसंद कर सके, सारी दुनिया उसे क्या कर सके, उस पर तबसरा कर सके, उसे पढ़ सके। तो आप क्या कर देते हो? जैसे क्रिकेट के बारे में आपको पसंद है तो क्रिकेट के बारे में आप आर्टिकल लिखना शुरू कर दोगे। आर्टिकल क्या है? एक ऐसा पैराग्राफ है जो किसी के बारे में आप लिखते हो। जैसे आप कहते हो कि शाहिद अफरीदी मुझे बहुत पसंद है, आप शाहिद अफरीदी पे आर्टिकल लिखते हो, अपने ब्लॉग पे पब्लिश कर देते हो। आप क्रिकेट पे रख देते हो, आप स्टेडियम्स पे लिखने लग जाते हो। तो ये आपका जो ब्लॉग हो जाएगा ये क्रिकेट स्पोर्ट वाली साइड पे चला जाएगा। अब मुझे फुटबॉल अगर पसंद है तो मैं फुटबॉल पे इसी तरह चीज़ें लिखने लग जाऊंगा। तो वर्डप्रेस जो मेनली बना था जी, कोई सर बात है? एक सर एक तरह का ये न्यूज़पेपर है, यानी कि ऑनलाइन न्यूज़पेपर है। ऑनलाइन न्यूज़पेपर है ये आपका। क्या आप कोई इन्फॉर्मेशन पढ़ना चाहते हो, देखना चाहते हो तो आप वहाँ से पढ़ के देख सकते हो। अब मेन जो इसका पर्पस था, बनाने का मकसद था, वो यही था कि इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करवा देना वेब पे। पर टाइम के साथ गुजरते गुजरते जब जैसे इसमें एवोल्यूशन आई, आप पूरी की पूरी मार्केट बना सकते हो, पूरा का पूरा बाजार यहाँ पे खड़ा कर सकते हो वर्डप्रेस पे, ठीक है। आप अपनी कंपनी की वेबसाइट बना सकते हो। आप क्या कर सकते हो? एक ई कॉमर्स स्टोर बना सकते हो। ई कॉमर्स स्टोर का मैं जिक्र कर रहा हूँ तो स्टोर क्या होता है? ऐसी जगह जहाँ पे चीज़ों की खरीदारी की जा सकती है। तो आप वर्डप्रेस के ऊपर पूरा का पूरा एक स्टोर खड़ा कर सकते हो, बिजनेस की वेबसाइट खड़ी कर सकते हो, अपनी रेस्टोरेंट की वेबसाइट खड़ी कर सकते हो, अपनी मेंबरशिप की वेबसाइट खड़ी कर सकते हो। आप चीज़ों को बेच सकते हो, खरीद सकते हो। आप उसकी जो फंक्शनैलिटीज थी ना वो बढ़ती गई। जब उसकी फंक्शनैलिटीज बढ़ती गई तो हर तरह के लोग ने उसे अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। क्या हुआ? हर तरह के लोगों ने उसे अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। जैसे अब मेरा एक रेस्टोरेंट का बिजनेस था, मुझे भी वेबसाइट की ज़रूरत पड़ी, तो मैंने भी वर्डप्रेस को के सामने ये मसला आया कि लोगों को ये मसला आ रहा है, वर्डप्रेस ने उसकी बाउंड्री बढ़ा दी। लोगों को ई कॉमर्स स्टोर की ज़रूरत पड़ी। ई कॉमर्स स्टोर वही होता है जैसे दराज है, अमेजोन है, ये तो काफ़ी बड़े हैं ना। अगर हमने छोटा सा कोई खोलना है, ठीक है, तो हम उस तरह का अगर कुछ खोलना चाहते हैं तो हमें फिर ऐसी ज़रूरत पड़ी। वर्डप्रेस ने देखा दुनिया को तो और ज़रूरत पड़ रही है, उसने वो चीज़ खोल दी। हम अगर कोर्स बेचना चाहते हैं, अगर हम एलएमएस क्रिएट करना चाहते हैं, अगर हम सब्सक्रिप्शन बेस्ड वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो हर तरह का जो सोल्यूशन था वो वर्डप्रेस ने दुनिया को देना शुरू कर दिया। जब आपको एक ही दुकान से सब्जी भी मिल रही हो, गोश्त भी मिल रहा हो, ठीक है, उसके अलावा घर का सामान भी मिल रहा हो, सारा कुछ मिल रहा हो, तो आप उस एक ही दुकान पे जाना पसंद करेंगे ना। कि आप ऐसा तो नहीं करेंगे एक दुकान से एक चीज़ ली, फिर दूसरी दुकान से दूसरी चीज़ ली, फिर तीसरी दुकान से तीसरी चीज़ ली। जबकि आपको पता है कि एक ही दुकान से हर तरह की चीज़ मिल जाती है, ठीक है। एक ही दुकान से मुझे अगर टूल कोई चाहिए, घर के लिए हथौड़ी चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, तो मुझे मिल जाती है। इसे ही हम एक तरह से मार्ट कह सकते हैं। जैसे जो मार्ट होता है ना, उसमें हर तरह की चीज़ पड़ी होती है, पोर्शन बने होते हैं, जो चीज़ की ज़रूरत है आप उस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हो, अपने पास यूज़ कर सकते हो और उसे यूटिलाइज कर सकते हो, ख़रीद सकते हो, ठीक है। तो वर्डप्रेस भी एक तरह का ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया जिसने हर तरह के कंज्यूमर की परेशानियां ख़त्म करने लग गया। अब मैं कंज्यूमर था, मैंने कहा कि यार मुझे तो ई कॉमर्स स्टोर चाहिए, उसने कहा ये लो सोल्यूशन। दूसरा कंज्यूमर ने कहा मुझे ब्लॉग चाहिए, उसने कहा ये लो सोल्यूशन। तीसरा कंज्यूमर था, उसने कहा मेरा रेस्टोरेंट है, वेबसाइट चाहिए, उसने कहा ये लो। चौथा बंदा प्लम्बर था, उसने कहा ये लो। हर तरह का सोल्यूशन मौजूद है। इसी वजह से ये इतना ज़्यादा ग्रो हुआ है क्योंकि इस पे हर तरह का सोल्यूशन मौजूद है। हाँ, अगर हम फंक्शनैलिटी की बेस पे आ जाए ना, नैरो डाउन कर दें थोड़ा सा चीज़ों को, तो वहाँ पे जाके चीज़ें क्या होने लग जाती हैं? रिस्ट्रिक्ट होने लग जाती हैं, ठीक है। यानी कि अगर प्लम्बर को किसी खासी फंक्शनैलिटी की ज़रूरत है तो पॉसिबल है कि वर्डप्रेस में वो चीज़ अभी ना बनी हो, ठीक है। तो वहाँ पे फिर कोड की इम्प्लीमेंटेशन आ जाती है कि अगर आपको कोड यूज़ करना है तो आप वो कर लो। जी मुझे बताइएगा कि wordpress.com और wordpress.org का फ़र्क जो है वो समझ में आ गया सबको? यस सर, आ गया। जी यस सर।
जी सिर्फ न्यू स्टूडेंट्स को आ रहा है, पुराने तो मेरे खामोश ही कर दिया स्टूडेंट्स आप लोगों ने। यस सर समझ आ रहा है। सेल्फ प्रायोरिटी दे रहे हैं इनको कि चले इनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जरा। अच्छा अच्छा, मेहमान नवाजी चल रही है अभी। जी सर जी हम लोग भी मेजबानी कर लेंगे। अच्छा, अभी आपको ये अभी नए नए आए हैं ना, तो इसीलिए मेहमान नवाजी जो है ना वो चल रही है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको समझ में आ गया कि हमें चीज़ें कहाँ रखवानी है, कैसे रखवानी है, कहाँ पे काम करना है, सारा कुछ। अब हमारे पास जी सर ये वो जब कैश फंक्शनैलिटी देने के लिए उसमें हमें wordpress.org काम आती है, क्योंकि वहाँ पे जी सारी डॉक्यूमेंटेशन पड़ी है। बिल्कुल ऐसे ही है। जब एक प्लम्बर है, प्लम्बर चाहता है कि मेरे पास यूज़र आए और यूज़र आके कोई इन्फॉर्मेशन दे और मेरी वेबसाइट उसे रिस्पॉन्स करे या वेबसाइट उसे कोई इन्फॉर्मेशन शो करवाए, एक स्पेसिफिक एक्शंस कोई चाह रहा है। अब वो किसी की एक पर्सनल नीड ज़रूर हो सकती है, ठीक है, एक ग्लोबल नीड नहीं है। ग्लोबल नीड क्या है कि आपको एक प्लम्बर की वेबसाइट चाहिए, आपको इस चीज़ की वेबसाइट चाहिए, पर एक ख़ास प्लम्बर है, वो एक बंदे को अपने जो कस्टमर्स हैं उन्हें ज़्यादा फैसिलिटेट करना चाह रहा है, तो वहाँ पे आके हमारी चीज़ें हो जाती हैं रिस्ट्रिक्ट। ठीक है, जैसे अब जो लैंग्वेजेस होती हैं ना वो तो बड़ी वर्सटाइल होती हैं, वो बड़ी फ्लेक्सिबल होती हैं, वो तो चीज़ को अगर आप थोड़ा सा सोचें तो आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, पर वहाँ पे जाके ऐसा ही होता है कि अगर आपका जो, मिसाल दे रहा हूँ आपको, अगर आप बिरयानी बाहर से लेके खा रहे हैं ना, तो फिर उसमें नमक तेज़ है या कम है या ज़्यादा है या जैसा भी है, आपको वो खाना पड़ेगा। पर अगर आप बिरयानी घर में बना रहे हैं ना, तो आप उसके मसाला जात, उसमें चिकन की क्वांटिटी, उसमें चावल की क्वांटिटी, उसमें क्वांटिटी जो है वो अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे ठीक सर है wordpress.org है। जी, wordpress.org इसी तरह से है जैसे घरेलू बिरयानी बना रहे हैं आप, कि आपने अपनी मर्ज़ी से चीज़ें चेंज कर ली। हाँ, wordpress.org में भी चीज़ें तब्दील करने के लिए आपको आगे कोडिंग की फर्दर इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि वर्डप्रेस भी पीएचपी में लिखी गई है। हाँ, जहाँ तक कस्टमाइजेशन का जिक्र है, जहाँ तक उसका जिक्र है, वो तो काम हमारे सारे हो जाते हैं। ये वो केसेस हैं जो एक्सेप्शनल केसेस आ जाते हैं। ठीक है, अब एक प्लम्बर को उस चीज़ की ज़रूरत है, बाकी 1000 प्लम्बर्स को तो उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है ना, तो हमें फिर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम हमारा जो जनरल चीज़ें, हमें ऑप्शन जो प्रोवाइड होते हैं हमारे पास, हमारा काम 90% उन्हीं चीज़ों से हो जाता है। हाँ, शाज़ो नादिर ऐसा होता है कि कोई चीज़ आ जाए, पर अब उन्होंने क्या कर दिया है, वर्डप्रेस पे ऐसे रिसोर्सेज बन गए हैं। अगर मैं प्लगइन्स की बात करूं तो लाखों प्लगइन्स बना दिया लोगों ने सिर्फ हमारे मसले हल करने के लिए। तो अगर हम थोड़ा सा सर्च कर लें तो हमें कोई प्लगइन मिल जाए अपने मसले के लिए। ठीक है, हमारे पास थोड़ा सा हम सर्च करें तो हमें कोई थीम मिल जाए अपने मसले के लिए। तो हमने क्या करना है, हमने सर्चिंग की बेस पे पहले से बने हुई चीज़ों को इस्तेमाल करते करते चीज़ों को एग्जीक्यूट कर देना है, कोडिंग की तरफ जो है ज़्यादा मूव नहीं करना। ठीक है, पॉसिबल है कि किसी ने उसका प्लगइन पहले से ही बनाया हुआ। जी सर इसके अंदर जी जी अदनान, सर मैं कह रहा हूँ कि इस वर्डप्रेस में भी नहीं पढ़नी है। देखें, wordpress.org हम इस्तेमाल करेंगे ना, हमारा बटनों से सारा काम हो जाएगा, सारा काम हमारा बटनों से हो जाता है। हमारे पास 50 क्लाइंट आए, उनका काम हमने बटनों से कर दिया। पॉसिबिलिटी ये है कि ऐसा एक क्लाइंट आ जाए जो कहे कि मुझे जो काम है ना, जो ऐसे मुझे नहीं सोल्यूशन मिल रहा, मुझे इसका कोई और सोल्यूशन ढूंढ के दो। तो उसके लिए हमें कोडिंग करने की ज़रूरत पड़ सकती है, पर मैं आपको ये बता दूं कि वैसा जो है ना बहुत ही रेयरली होता है, बहुत ही कम लोग होते हैं। और जो ऐसे लोग होते हैं ना, वो अपनी बायर रिक्वेस्ट पे ना रिक्वेस्ट पोस्ट कर देते हैं कि ये काम कोई कर देगा। ठीक है, तो अगर आपको वो काम नहीं आता, आप कहते हो कि नहीं मैं तो ये काम नहीं करना चाहता, तो उसके लिए ना बिड प्लेस करो। अगर कोई मैसेज आ भी जाता तो उसे कहो कि अभी मैं ये नहीं कर सकता, टेक्निकल इश्यूज चल रहे हैं, या ये चीज़ मुझे सिंपली नो कह दो उसे। पर हमारे पास बाकी जो दुनिया, जैसे अब पेज जो डिज़ाइन करना है ना, हमने पेज पेज के लिए कोड की ज़रूरत नहीं है। हमने फॉर्म बनाना ना, फॉर्म के लिए ज़रूरत नहीं है। हमने मेन्यू बनानी है ना, मेन्यू के लिए कोड की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर तो कोई बंदा कहता है कि चीज़ों को घुमा फिरा के पेश करो, तो उसके लिए कोड की ज़रूरत हो सकती है। ठीक है,
वरना हमें कोड की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरा का पूरा जो पेज है वो हमारा डिज़ाइन हो जाएगा उसी पे। जैसे मैंने आपको कल पेज दिखाए थे बीइंग गुरु का, अब बीइंग गुरु ने इस पेज पे कोई चीज़ भी कोडिंग नहीं की हुई। इनके पास जो थीम है ना, मुझे इस थीम का नाम भी पता है कि ये कौन सा थीम इन्होंने लगाया हुआ है और उसका कौन सा डेमो लगाया हुआ है। ठीक है, जब आपको मैं थीम्स वगैरह डिटेल में करवाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी चीज़ आपने डिटेक्ट करनी है कि कैसे कर सकते हैं और ये सारा काम कैसे चल रहा है। अब इन्होंने ये जो पूरी वेबसाइट खड़ी कर दी, मेन्यू बना दी इन्होंने, ठीक है, इस पूरी वेबसाइट में कोड की ज़रूरत पड़ी ही नहीं, ज़ीरो कोडिंग रिक्वायर्ड इस पूरी वेबसाइट में। ठीक है, मैं प्रो पाकिस्तानी की बात कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास एक वेबसाइट है प्रो पाकिस्तानी जो आपको कल ओपन करके दिखाई भी थी। इन्हें भी कोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी। हाँ, जब कोई किसी बंदा कोई चाहता है कि कोई जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी चाह रहा है, ठीक है, तो हो सकता है वहाँ पे आपको कोड करना पड़ जाए, पर वो वाले जो केसेस हैं वो बहुत ही एक्सेप्शनल होते हैं। वो जिसे कहते हैं ना वंस इन अ ब्लू मून, कि कभी कभार कोई शाज़ो नादिर कोई बंदा आपके पास आ गया और वो बंदा आपके पास आ जाता है तो आप उसका काम ना करो, सिंपल। बाकी आप लोगों का काम पकड़ो जो सिंपल। अब ये कमेंट्स वाला सिस्टम लगा हुआ है, इसके लिए भी कोडिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अबाउट अस है, कोई कोडिंग की ज़रूरत नहीं है। ऊपर ये जो मेन्यू है, ये पिक्चर्स हैं, इसके लिए भी कोई कोडिंग की ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने कस्टमाइज़ कर लेना है चीज़ों को बटन के क्लिक से ही। ठीक है, इसकी अगर आसान मिसाल दूं तो डॉट कॉम आपको अपने पास बुला के काम करने की इजाज़त देता है और डॉट ओ आर जी कहता है ये चीज़ लो घर चले जाओ काम कर लो। हमने करना डॉट ओ आर जी से है, पर हमने कोड नहीं करना। फिर भी ये नहीं है कि कोड करने की इजाज़त नहीं है, इजाज़त दे देगा, पर हम करना ही नहीं चाहते, हमारी मर्जी। हम कोड के बगैर ही चीज़ों को ऐसे सीख लेंगे कि हमें इतना कोडिंग की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है सर। जी। सर, एक हम वर्डप्रेस के जरिए वेबसाइट बनाते हैं और एक हम जावास्क्रिप्ट के जरिए, पर इम्पोर्टेंस दोनों की अपनी जगह है, जावास्क्रिप्ट की भी। देखें, बिल्कुल ऐसे ही है। आप हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की हेल्प से एक वेबसाइट बना लेते हैं और सेम वेबसाइट से बनवा लेते हैं। ठीक है, अब देखें, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ छोटी सी, उससे आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। आप क्या करते हो, आप साइकिल चलाते हो। ठीक है, साइकिल चलाने में क्या हो रहा होता है, आप जैसे जैसे पैडल घुमाते जाते हो आपकी जो चेन है वो घूमती जाती है और साइकिल चलती जाती है। मोटरसाइकिल पे क्या करते हो, आप सिर्फ गियर लगाते हो, रेस देते हो, तो आपकी मोटरसाइकिल आगे आगे चलती जाती है। क्या जब मोटरसाइकिल चल रहा होता है तो क्या गरारी नहीं घूम रही होती, क्या चैन नहीं घूम रहा होता? घूम रहा जी, होता सर। घूम रहा होता है। दोनों का जो मैकेनिज्म काम करने का है वो सेम है, पर मोटरसाइकिल ने आके काम को आसान कर दिया कि मोटर हमने रेस दी तो चलने लगी, और उससे काम में क्या है, हमारी कंटिन्यूअस मेहनत लगती जाएगी। तो जो साइकिल है वो हमारे पास ये वाली चीज़ होती है जो हम कस्टम कोड करते हैं, और जो मोटरसाइकिल है वो हमारे पास वर्डप्रेस है कि हमने चीज़ों को बटन क्लिक किया आसानी से तो बैक एंड पे गरारी घूमने लग गई। यानी कि बैक एंड पे वही HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS उसी तरह से लिखी जा रही होती है, पर हमारे पास नज़र हमें क्या आ रहा होता है, हमें एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन नज़र आ रही होती है जो कि हमारे लिए समझना आसान है। ठीक है, देखिए मोटरसाइकिल में इंजन कैसे घूम रहा है, कैसे चल रहा है, हमें नज़र नहीं आ रहा होता, बंद होता है। हम गियर लगाते हैं, उसे चला देते हैं, पर अंदर इंजन के तो कोई ना कोई काम हो रहा होता है ना। कोई गरारी घूम रही होती है तो वो क्या कर रही होती है, उस पूरी चैन को घुमा रही होती है। पर साइकिल में हमें हर चीज़ सामने नज़र आ रही होती है, जी ये चैन पैडल मार रहे हैं, चैन घूम रहा है, तो फिर हम चल रहे हैं। तो इन दोनों में सिर्फ फ़र्क इतना सा है कि उसने हमारे काम का करने का तरीका आसान कर दिया, मैकेनिज्म नहीं बदल दिया। ठीक है, मैकेनिज्म वही पुराना ही है। ठीक है। ओके सर। ठीक है, जैसे अब आप सफ़र करते हैं यहाँ से वहाँ तक, आपका जो तरीक़ेकार है वो वही है कि सफ़र हो रहा है। ठीक है, डिस्टेंस कवर हो रहा है। बस क्या होगा कि पहले आप पैदल ट्रैवल कर रहे थे, अब आप बस पे बैठते हैं या बाइक पे बैठते हैं या गाड़ी पे बैठते हैं, कहीं भी पहुंच जाते हैं। काम वही परफॉर्म हुआ, सिर्फ उसके करने का तरीका जदीद हो गया। तो वर्डप्रेस वही जदीद तरीका है हमारे पास काम करने का।
सर इसमें एक और डिफरेंस ये भी है कि सर वर्डप्रेस में हमें कंट्रोल इतना नहीं होता फाइल्स पे कि हम कोई चीज़ अपनी मर्जी से नहीं बदल सकते और कस्टम पे हम बदल सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आपने ऑटोमेटिकली अपनी साइकिल के गियर बढ़वा लिया, अपनी चीज़ों को पेच लिया, आपने कहा मैं इसके लिए एक एक्स्ट्रा गियर ऐड करना चाह रहा हूँ, आपने आसानी से कर लिया। पर मोटरसाइकिल में आपको वो चीज़ करनी बहुत मुश्किल है। पूरा इंजन खोलना पड़ेगा, फिर जाके आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, फिर जाके आप उसमें एडिशन कर सकते हो। तो ये बेसिक बात बताने का मकसद ये होता है कि आपके पास कस्टम जो है उसे आप जिस तरह मर्जी मोड़ लो, जैसे मर्जी ले जाओ। वर्डप्रेस के अंदर हम थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, लिमिट में आ जाते हैं, पर फिर भी हमारे 99% काम वर्डप्रेस करवा देता है। क्यों करवा देता है? क्योंकि इसमें इतनी एवोल्यूशन हो गई है, इतनी तरक्की हो गई है, तो लोग इसका सोल्यूशन जो है वो बनाते रहते हैं, बांटते रहते हैं। तो हमारे पास उसका जो सोल्यूशन है ना वो आते रहते हैं लोगों की तरफ से प्लगइन्स की फॉर्म में। ठीक है, तो ये इसमें इतना कंफ्यूज ना हो, हम प्रॉपर इसे करेंगे। जब भी आप पूछेंगे ना कि सर ये कैसे, तो मैं कह दूंगा कि सर यहाँ पे इसकी लिमिट आ गई है, यहाँ पे लिमिटेशन आ गई है, इसीलिए हम ये चीज़ नहीं कर सकते। ठीक है सर इसमें एक और ये भी है कि सर वर्डप्रेस पे थोड़ा स्पीड का भी फ़र्क पड़ जाता है। वर्डप्रेस की थोड़ी स्पीड कम होती है फाइल लोड करने में और कस्टम में स्पीड थोड़ी तेज़ हो जाती है। या पर उसे तो हम दूसरे फैक्टर से मिनिमाइज कर सकते हैं, हम उसको कंप्रेस कर लें, हम कोई प्लगइन पेड प्लगइन वगैरह यूज़ कर लें, तो वो तो चीज़ ओवरकम हम कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, अब ये चीज़ जो है आपको, ये यहाँ तक आपको .com वर्सेस .org। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये पूरा आर्टिकल रीड करना है। ठीक है, आप लोगों को ये मैंने एक आर्टिकल WP बिगनर का है, बड़ी अच्छी वेबसाइट है वर्डप्रेस के बारे में। सर जी हमारे नाम जी सर जो वर्डप्रेस में हम मेन्यू या कोई चीज़ थीम या कोई चीज़ लेते हैं, जो उसकी बैकग्राउंड पे कोडिंग होती है उसमें हम अपनी एडिशन कर सकते हैं। उसी कोडिंग में हम डिफरेंट चेंजिंग वगैरह करके जी उसको बिल्कुल मॉडिफाई कर सकते हैं। कर सकते हैं। ठीक है कर सकते हैं, हमारे पास वो अपने पास फाइल्स आ गई हैं, तो हम उसमें जो मर्जी करें। अच्छा, अब आप लोगों को मैंने ये दो आर्टिकल भेजे हैं जिस पे मैंने चीज़ें देखी, डोमेन वाला और होस्टिंग वाला। और दूसरा मैंने आपको क्या भेजा है जी, wp.com वाला और wp.org वाला। अब आप लोगों ने काम क्या करना है, आप लोगों ने इन दोनों से इंफॉर्मेशन लेके एक असाइनमेंट क्रिएट करनी है। आपने एक वर्ड का डॉक्यूमेंट बना लेना है। वर्ड का डॉक्यूमेंट तो बनाना आता है ना सबको? एक वर्ड पे डॉक्यूमेंट बना लें, टेक्स्ट फाइल बना लें, जैसे आपको कन्वीनियंट। ठीक है, इसके अंदर आपने लिखना है डोमेन वर्सेस होस्टिंग। और जिस जिस को जो जो बात समझ में आई है ना कि डोमेन ये होता है, होस्टिंग ये होता है, या डोमेन का टाइटल दें यहाँ से और डोमेन के बारे में लिख दें, होस्टिंग का टाइटल दें और होस्टिंग के बारे में लिख दें। ठीक है, जो भी समझ में आता है आपने वो लाजमी लिख देना है अपने अल्फाज में। अगर किसी को उर्दू में समझ आया है ना कि डोमेन हमें घर होता है ये वो, उसने बिला झिझक रोमन उर्दू में लिख देना है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने इंग्लिश में लिखा हुआ है या उर्दू में लिखा हुआ है। फ़र्क ये पड़ता है कि बात आपको समझ आ चुकी है या नहीं। ठीक है, आपने डोमेन और होस्टिंग एक पॉइंट ये, दूसरा आपने क्या करना है जी, wordpress.com और वर्डप्रेस। इससे क्या होगा कि आपकी ऑनलाइन चीज़ों के लिए रिसर्च करने की हैबिट बढ़ेगी। अब मुझे आज वो मेरे स्टूडेंट मिले पुराने, कहते जो जिन्हें जो भी ऑर्डर आता था ना मुझे मैसेज कर देते कि सर क्या सोल्यूशन है इसका, क्या 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 कैसे डील करूं। तो मैंने एक दफ़ा उनका ज़िंदगी में काम किया था बस। उसके बाद जब भी आए ना मैंने कहा इसका खुद ही सोल्यूशन ढूंढो और खुद ही इसका तरीका ढूंढो। आज वो मुझे मिले और मैंने उन्हें खुद समझाया ये बात कि रिसर्च करने की जो हैबिट है ना वो इतनी अच्छी हैबिट है कि आपको कुछ भी ना आता हो आप कोई भी काम कर सकते हो। जैसे पुराने स्टूडेंट्स को मैंने एक एग्जांपल दी कि मुझे ग्राफिक्स का काम नहीं आता, पर मेरे पास एक इस तरह का काम आ गया जिसमें मुझे ग्राफिक्स का काम करना पड़ा। ठीक है, मेरे पास एक इस तरह का क्लाइंट आया जिसने कहा कि सर ग्राफिक्स का काम करवाना है। तो मुझे ग्राफिक्स का काम नहीं आता था, मैंने ग्राफिक्स का काम सीख के उसे करके दे दिया और वो मेरा प्रोजेक्ट था $50 का। टी शर्ट डिज़ाइन करके देनी थी, टी शर्ट डिज़ाइन करके दे दी $50 की, प्लस $40 वो मुझे टिप दे के गया। तो सिर्फ रिसर्च करने की हैबिट से क्या हुआ
कि मैंने $90 अर्न कर लिए, और $90 का अगर मैं हिसाब लगाऊं तो तकरीबन हमारे पास बन जाते हैं 13 से 14 हज़ार रुपये फीस वगैरह निकाल के। तो 13 से 14 हज़ार रुपये अगर आपको घंटा रिसर्च करने का मिल जाए कहीं से तो आप नहीं करोगे। पर अगर आप में वो हैबिट ही नहीं है, आप में आदत ही नहीं डेवलप हुई हुई कि गूगल पे चीज़ों को लिखने के, गूगल कभी भी हम पे हंसता नहीं है चीज़ों पे। हम कोई भी चीज़ यहाँ पे रिसर्च करें गूगल हमें आंसर दे देगा। ठीक है, तो रिसर्च करने से ये होता है कि अगर आपको काम सपोज उस टाइम पे नहीं आ रहा, आपने रिसर्च कर लेनी है, थोड़ी सी रिसर्च करें। मैंने क्या कह दिया उसे, मैंने कहा मैं ठीक है तुम्हारा काम कर दूंगा, टी शर्ट डिज़ाइन में कर दूंगा। मैंने इंटरनेट से सारे रिसोर्सेज उठाए, उन्हें एक जगह पे प्लेस किया, उन्हें देखा कि मॉकअप क्या चीज़ होता है, मॉकअप पे डाला टी शर्ट के, और मैंने उस बंदे को ऑर्डर डिलीवर कर दिया। $50 का वो मेरा ऑर्डर था, ठीक है, और $40 मुझे टिप मिली। मुझे तो $90 मिल गए 2 घंटे के अंदर। 1 घंटा मैंने रिसर्च की और अगले घंटे में मैंने उसकी क्या कर दी, मैंने उसकी टी शर्ट डिज़ाइन करके भेज दी। पहले मैं उस चीज़ को आउटसोर्स करने लगा, पर मेरे पास टाइम था। मैंने कहा जब टाइम है तो मैं आउटसोर्स क्यों करूं। मैंने खुद ही वो चीज़ बनाई ग्राफिक का काम करके, और मैंने उस बंदे को डिलीवर कर दी। ठीक है, तो इसमें हमने वर्सटाइल रहना कि अगर हमें वेब का काम करता है और वो कहता है कि लोगो बना दो, तो अगर तो आपको अच्छा लोगो नहीं बनाना आता तो आप कह दो कि मैं अच्छा लोगो नहीं बना सकता। अगर तो आपको ज़्यादा क्या दे रहा है, रिक्वायरमेंट्स दे रहा है। पर अगर वो कहता है कि कोई भी लोगो हो जाए मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपने हज़ारों लोगो मेकर हमारे पास मौजूद हैं, छोटा सा लोगो बना के उसे भेज दें, उसे कहो ये आइडिया ये आइडिया ये आइडिया। तो क्या करेंगे, वेबसाइट के साथ साथ आपने लोगों से भी पैसे कमा लिए। जहाँ पे $100 आपको मिल रहे थे एक वेबसाइट के, वहाँ पे आपने $20 लोगों के ले लिए, $10 लोगों के ले लिए। तो हमने चीज़ों पे इनकार करने की जो हैबिट है ना वो ख़त्म करनी है और रिसर्च करने की हैबिट डालनी है। तो सर उसी के लिए आप लोगों ने ये 4 चीज़ें लाजमी करनी है। जी सर आउटसोर्स करने का फ़ायदा है या फिर तो फ़ायदा नहीं है उसका? जी, आउटसोर्स करने का फ़ायदा इस उस तब होता है जब आपके पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। जैसे अब मेरे पास बाकी काम भी हैं और मेरा फ्रीलांसिंग का भी एक जो निज़ाम है वो चल रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, अब जो है मैं बिल्कुल भी खुद काम नहीं करता, मैं टोटली आउटसोर्स करता हूँ। पर जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं क्या करता हूँ, मैं काम खुद से करके दे देता हूँ, आउटसोर्स नहीं करता। ओके सर। ठीक है, आउटसोर्सिंग उस सूरत में जायज़ होती है जब काम बढ़ जाए या बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो जाए तब। हाँ, काम भी कोई नहीं है पर वेला रहने की आदत है, तो वो आउटसोर्सिंग इंतहाई मैं डिस्करेज करता हूँ कि खुद से नहीं सीखना, आउटसोर्स करके पैसा कमा लेना। पहले खुद तो करो, सारा का सारा प्रॉफिट आपको अपने पास रखना चाहिए। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है कि ये वाली जो असाइनमेंट है ये बना के और ग्रुप में शेयर करनी है। हर बंदे ने ग्रुप के अंदर शेयर करनी है। मैं हर किसी की रीड करूंगा, अगर किसी को उर्दू में समझ में आ गया तो उर्दू में लिख दें, इंग्लिश में आ गया तो इंग्लिश में लिख दें। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस बात यह है कि हर बंदे ने लिखा होना चाहिए। ठीक है, हर बंदे ने क्या किया हो, काम लाजमी लिखा हुआ। अच्छा ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई है ये जो असाइनमेंट मैंने दी है? जी, असाइनमेंट की समझ आ गई है? यस सर, सर समझ आ गई है। और वेब जी से सर किसी ने कॉपी पेस्ट नहीं करना है, वेब से कॉपी पेस्ट नहीं करना, वेब से पढ़ना है, अपनी ज़ुबान में लिख देना है बस। वेब से पढ़ना है, समझना है और अपनी ज़ुबान में लिख देना। अगर उर्दू में लिख सकते हो तो उर्दू में बेशक लिख दो, पर लिखना हर इंसान ने ज़रूर है। अच्छा, ये अदनान सर अमेरिकन भी तो आउटसोर्स इस्तेमाल करते हैं, वो 54 मिलियन से भी ज्यादा हैं सर जो ऐसा काम कर रहे हैं। देखिए, आउटसोर्स करें। खालिदा आपका माइक ऑन है। देखें, आप हैं घर में वेले बैठे हुए हैं और आप चीज़ें आउटसोर्स कर किए जा रहे हैं, इसमें क्या फ़ायदा मिल रहा है आपको? आपका प्रॉफिट तो नो डाउट आपको मिल रहा है, आप कहते हैं प्रॉफिट तो आ रहा है, पर प्रॉफिट आपका कट डाउन होके आ रहा है। ठीक है, अगर तो आप कहते हैं कि मेरा बिजनेस 2 चल रहे हैं, तीसरा बिजनेस मैं नहीं संभाल सकता, तो तीसरे के काम को आउटसोर्स कर दें, डिस्करेजमेंट नहीं है इसमें। पर आप खुद भी कोई काम करना ही नहीं चाह रहे, खुद भी आप कहते हैं कि मैं बैठा रहूं और आउटसोर्स ही करता रहूं, तो उस हैबिट को मैं पर्सनली तौर पे डिस्करेज करता हूं। अगर आप हैबिट को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो मैं आप पे वो चीज़ इंप्लीमेंट नहीं कर सकता। पर जब आप कोई काम ही नहीं है, वेले बैठे हुए फिल्म देख रहे हैं, उससे बेहतर ये नहीं है कि काम खुद कर दें।
तो पॉइंट कहने का मकसद यह है कि अगर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, वर्कलोड ज़्यादा है, तो चीज़ आउटसोर्स करने का हक रखते हैं, बिल्कुल बजाय कर लें। सर ऐसे पर अगर वर्कलोड थोड़ा सा है, काम ही कोई नहीं है आपके पास, फिर भी आउटसोर्स ही किए जा रहे हैं और काम भी आपको आता है या आप थोड़ा सा ढूंढ के कर सकते हैं, तो फिर कर दें। सर ऐसे भी हो सकता है सर कि अर्जेंटली आपको कोई इमरजेंसी काम पड़ जाता है और पीछे तो प्रोजेक्ट आ जाता है, तभी भी आप आउटसोर्स कर सकते हैं। बिल्कुल है, कर सकते हैं। सिनेरियोज पे डिपेंड करता है ना कि कैसा सिनेरियो बन जाता है उस टाइम पे। यस सर। ठीक है, अच्छा ये काम है जो आपको मैंने दिया, ये आप सब लोगों ने मुझे लाजमी सबमिट करवाना है। अच्छा जी, अच्छा मैं क्लास जो है वो फर्दर आज ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करूँगा। कल से हम क्या करेंगे, मैं कल से आपको लाइव काम पे ले आऊँगा कि किस तरह से हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी है, कहाँ पे फाइल रखनी है, वर्डप्रेस के साथ कौन कौन सी फाइल्स आ रही होती हैं, सारा कुछ हम इंशाल्लाह कल से स्टार्ट करेंगे। आज थोड़ी सी रूटीन आपको मैंने बताया कि मेरी बड़ी हैक्टिक सी थी, अभी भी मैं कहीं किसी और के घर में बैठ के क्या कर रहा हूँ, लेक्चर दे रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि कहीं आपकी आज के दिन का लेक्चर स्किप ना हो जाए, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी वहाँ से आया हूँ और मैंने लेक्चर स्टार्ट किया कि जो भी अगर थोड़ा बहुत हम पढ़ सकते हैं तो थोड़ा कुछ ना कुछ तो आज कवर करें। कल से हम इसकी टोटली प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चले जाएंगे। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फ्री वेब डोमेन कहाँ से मिल जाएगी, फ्री होस्टिंग कहाँ से मिल जाएगी अगर आपने लेनी है, और अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो ये मोहम्मद उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं। ठीक है, इन्होंने अपना सर्वर जो है वो परचेज किया हुआ है, तो अगर कोई स्टूडेंट विलिंग है तो ये क्या कर देंगे, उसके लिए डिस्काउंटेड रेट्स में भी चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे अगर ज़्यादा लोग लेना चाहेंगे। और अगर कोई अगर फ्री में विलिंग है तो ये कह रहे थे कि सर मैं फ्री में भी कंट्रीब्यूट करने को तैयार हूँ, पर अगर कोई पे कर सकता है तो वो क्या कर दे, मुझे पे कर दे, मेरा जो मिनिमम पैकेज है वो कुछ हंड्रेड्स का है। जी मोहम्मद उस्मान, आप खुद थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें इस बारे में। सर मिनिमम पैकेज जो होस्टिंग का है मेरा वो है 850 पर ईयर का, उसमें ऑलमोस्ट 5 GB स्पेस देता हूँ मैं। ठीक है, और उसके अलावा मेरे पास इसका फ्री वाला पैकेज भी है, लेकिन उसमें मैं तकरीबन 2 या 3 GB स्पेस है और सब डोमेन देता हूँ साथ। ठीक है, अब जो भी अगर स्टूडेंट इस तरह से इनसे लेना चाहता है, अगर वो कहते हैं कि प्रैक्टिस के लिए अगर हमें फ्री दे सकते हो तो फ्री बेशक ले लें, ठीक है, पर अगर आप कहते हैं कि हमें पेड लेनी है, हमें स्पेस ज़्यादा रिक्वायर्ड है, वो ले लें। कल मैं आपको मज़ीद भी प्लेटफॉर्म बताऊंगा जो ग्लोबली चल रहे होते हैं होस्टिंग के और डोमेन्स के, जो कि हमारे पास सबको जो कि क्या कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ग्लोबल है। ठीक है, silvahost.com, ठीक है, ये इनकी वेबसाइट है silvahost.com। ठीक है, मैं इधर विजिट करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। उसके बाद हम नमाज की भी ब्रेक कर लेंगे और मैं क्लास एंड कर दूंगा, तो कल से इंशाल्लाह हम फिर चीज़ों को प्रैक्टिकली देख लेंगे। ये इनकी वेबसाइट है, ठीक है, यहाँ पे रजिस्टर्ड इन्होंने क्लाइंट्स वगैरह, ये वो इन्होंने एक सर्वर परचेज किया है, ड्रूपल की JQuery MySQL पाइथन वर्डप्रेस। तो अगर आप इनसे परचेज करना चाहें तो कर लें, और अगर आप फ्री वाली लेना चाहते हैं तो कल मैं आपको बता दूंगा कि आपके पास और ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फ्री में मिल जाती है, क्योंकि फ्री में भी हमें चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है जी, तो आज की जो क्लास है वो मैं यहीं पे एंड करूँगा। ये जो असाइनमेंट है आप सब लोगों ने ग्रुप में लाजमी सेंड करनी है, ग्रुप में पब्लिक कर दूंगा, तो आप लोगों ने ये दोनों जो चीज़ें हैं ना ये बना के करनी है। कल से इंशाल्लाह हम फ्री होस्टिंग और प्रैक्टिकल वर्क की तरफ चले जाएंगे कि प्रैक्टिकली काम हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है सर सर रिकॉर्डिंग मिलेगी या फिर इसकी रिकॉर्डिंग जी, नहीं मिलेगी? रिकॉर्डिंग मैं भेज दूंगा, मैं इसे एंड कर देता हूँ। रिकॉर्डिंग जो है